तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने वेक्टर सबट्रैक्शन पढ़ा था, करेक्ट है ना? वेक्टर सबट्रैक्शन, और वेक्टर सबट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है? देखिए, वेक्टर सबट्रैक्शन का फॉर्मूला इस तरह से रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल इफ a बार माइनस b बार इज इक्वल टू अगर c बार है, ठीक है, देन c का मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है? c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आता है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेक्टर सबट्रैक्शन। ओके, सो वेक्टर सबट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? देखिए वंस अगेन, इफ a बार माइनस b बार इज इक्वल टू c बार है, तो c बार कैसे निकालना है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ c बार कैसे निकालना है? c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। मतलब एडिशन करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्लस साइन यूज करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन अगर हमें करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट डायरेक्शन, सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें एक वेक्टर मिलेगा ना, तो उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? डायरेक्शन का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन। ओके, सो डायरेक्शन में देखिए, डायरेक्शन का फॉर्मूला कैसा लिख सकते हैं? देखिए, इफ एंगल बिटवीन c बार and a bar is alpha। ओके, सपोज, मतलब जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो वेक्टर हमें मिलेगा दैट इज c बार और a बार में सपोज कितना है? एंगल अल्फा है। तो अल्फा कैसे कैलकुलेट करना है? अगर अल्फा हमें निकालना है तो किस तरह से कैलकुलेट करना है? उसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, दैट इज tan अल्फा is equal to, that is b sin theta divided by a minus b cos theta। So this formula is also similar to the addition of two vectors। addition of two vector में क्या था? इधर प्लस था, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस साइन आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। सिमिलरली इफ एंगल बिटवीन, देखिए, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब c बार एंड b बार अगर बीटा है, ओके, इफ ये दो पॉइंट डायरेक्शन से रिलेटेड दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होने चाहिए। इफ एंगल बिटवीन c बार एंड b बार, एंगल बिटवीन c बार एंड b बार इज सपोज बीटा है, तो बीटा के कैसे कैलकुलेट करना है? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज tan theta is equal to a sin theta divided by a sin theta divided by b minus a cos theta। ओके, मतलब c और a के बीच में एंगल निकालना है तो sin थीटा cos थीटा से इसको मल्टीप्लाई करना है, b को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड c और b के बीच का एंगल अगर निकालना है, c और b के बीच का एंगल निकालना है, c बार एंड b बार के बीच का एंगल निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? sin थीटा और cos थीटा किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस थिंग इज टू बी रिमेंबर्ड। तो वंस अगेन देखिए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा है। उसके बाद direction of vector subtraction is given by these two formulae, tan alpha and tan beta। okay, so tan alpha is equal to b sin theta upon a minus b cos theta and tan beta is equal to a sin theta upon b minus a cos theta। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलिए, एनी डाउट इन दिस केस? एनी डाउट? ये फॉर्मूला आपको मगअप करने पड़ेंगे, आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे ये फॉर्मूले, ठीक है। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? देखिए, देयर आर टू वेक्टर्स a बार एंड b बार। ओके, क्वेश्चन इज लाइक दिस, देयर आर टू वेक्टर्स। ओके, यहाँ पे क्या है? दो वेक्टर्स हैं। वेक्टर कौन से हैं? a बार एंड b बार है। दो वेक्टर्स हैं a बार एंड b बार। ओके, एंड ये दो वेक्टर का एडिशन करने के बाद और सब्ट्रैक्शन करने के बाद मैग्नीट्यूड सेम आता है। मतलब a बार प्लस b बार किया और a बार माइनस b बार किया तो क्या होता है?
अभी यहाँ पे देखिए देयर आर टू वेक्टर्स a बार एंड b बार एंड इट इज फाउंड दैट a बार प्लस b बार किया पहले उसका मैग्नीट्यूड और a बार माइनस b बार किया उसका मैग्नीट्यूड देखा तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है. ओके, देन एंगल बिटवीन a बार एंड b बार इज. ओके, एंगल हमें फाइंड आउट करना है. देखिए दो वेक्टर है और इधर क्या हो रहा है, a बार प्लस b बार का मैग्नीट्यूड एंड a बार माइनस b बार का मैग्नीट्यूड दोनों की क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. ठीक है, तो a बार और b बार में एंगल कितना रहेगा, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है और याद रखना है. ओके, हर टाइम ये सॉल्व नहीं करना है, आपको ये ध्यान में ही रहना पड़ेगा. एक बार हम सॉल्व करेंगे कैसा आता है. देखिए अभी आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार कितना रहता है. देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रहता है. ओके, मतलब दो वेक्टर का एडिशन किया तो इस तरह से रिजल्टेंट आता है. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना आता है एंड a बार माइनस b बार किया, a बार माइनस b बार किया मतलब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन किया तो फॉर्मूला क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आता है. करेक्ट है ना. So this is a bar plus b bar, this is a bar minus b bar. Okay, अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, a bar plus b bar is equal to a bar minus b bar बोला है. मतलब a bar plus b bar is equal to a bar minus b bar है, मतलब राइट हैंड साइड क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा. तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा. ओके, एनी डाउट, समझ में आ रहा है ना. ओके, अभी देखिए दोनों साइड का मैं स्क्वायर करता हूं. स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट चला जाएगा और बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बचेगा लेफ्ट हैंड साइड को एंड राइट हैंड साइड को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा बचेगा. ठीक है, अभी देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर LHS को भी है एंड RHS को भी है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये a स्क्वायर को मैं LHS को लेके आया तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल. सिमिलरली इस b स्क्वायर को मैं LHS को लेके आया तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गेट कैंसिल. ठीक है, LHS को क्या बचेगा, अभी 2ab cos थीटा बचेगा. LHS को a स्क्वायर b स्क्वायर निकल गया, अभी क्या बचेगा, 2ab cos थीटा बचेगा. ठीक है, और माइनस 2ab cos थीटा को भी LHS को लेके आऊंगा. ठीक है, मतलब ये जो है माइनस 2ab cos थीटा को भी LHS को लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा. ओके, तो ये प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को क्या बचेगा, राइट हैंड साइड को कुछ भी नहीं बचेगा. ओके, अभी 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इट विल बी इक्वल टू 4ab cos थीटा हो जाएगा. 4ab cos थीटा दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, अभी 4ab को RHS को लेके गया, 4ab को राइट हैंड साइड को लेके गया तो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 4ab हो जाएगा. 0 डिवाइडेड बाय 4ab मतलब 0 ही बचेगा ना. तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. करेक्ट है ना. 4ab को RHS को लेके गया तो 0 डिवाइडेड बाय 4ab हो जाएगा एंड cos थीटा इज इक्वल टू 0. अभी cos थीटा 0 कब होता है ये आपको पता होना चाहिए. cos थीटा 0 कब होता है, देखिए
कौन से एंगल को 0 होता है cos थीटा? 90 डिग्री को होता है। मतलब क्या होना चाहिए? थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, अगर दो वेक्टर से कोई भी वेक्टर रहने दो, दो वेक्टर है और उनमें एंगल अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा उतना ही आता है, सेम ही आता है। ठीक है, तो ये ग्राफिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं। ग्राफिकली भी ये क्या हो गया? एनालिटिकल मेथड हो गया, कैलकुलेशन का मेथड हो गया। इसको क्या कर सकते हैं हम? ग्राफिकली भी इसको हम थोड़ा सा प्रूव कर सकते हैं। ग्राफिकली देखिए कैसा। कोई डाउट है तो बोलिए पहले, यहाँ पे अगर डाउट है तो इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलिए, एनी डाउट? नो डाउट, ओके। अभी यहाँ पे अगर ऐसा आ गया, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार, इस तरह से दिया है तभी थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। अभी ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू अगर ए बार माइनस बी बार दिया है, ओके, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू अगर ए बार माइनस बी बार दिया है तो क्या हो जाएगा? मतलब ऐसा दिया तो एंगल फिर 90 डिग्री आ जाएगा ना। तो इसका क्या क्या हो जाएगा? देखिए, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार। ये कब आ सकता है? जब ये वेक्टर बी बार जो है वो जीरो वेक्टर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो बी बार जीरो आना चाहिए, मतलब जीरो नल वेक्टर आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। मतलब ऐसा भी अगर क्वेश्चन आता है, सपोज ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी बार इज अ नल वेक्टर। इस तरह से ये आ सकता है, क्योंकि देखिए बी बार नल वेक्टर अगर नहीं है तो ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान में रखिए। मतलब दो वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम क्या हो सकता है? उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। देखिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड। तो वंस अगेन देखिए, अगर दो वेक्टर्स है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार सेम, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली आपको आंसर आना चाहिए जब दो वेक्टर में एंगल 90 डिग्री होता है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ग्राफिकली भी देखिए कैसे सॉल्व हो सकता है। ग्राफिकली हम क्या करेंगे? अभी 90 डिग्री के दो वेक्टर ले लेंगे। सपोज दिस इज फर्स्ट वेक्टर दैट इज ए बार एंड सपोज दिस इज सेकंड वेक्टर दैट इज बी बार। ग्राफिकली प्रूव होता है क्या? देखेंगे, ये दो वेक्टर है, करेक्ट है ना? ये दो वेक्टर में अभी क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? मुझे बताइए, मैग्नीट्यूड सेम है क्या इधर दोनों का? दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? मैग्नीट्यूड मतलब उनका लेंथ। लेंथ देखिए, इसका कम है, इसका ज्यादा है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। और डायरेक्शन में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, पहले ए बार प्लस बी बार करता हूं और बाद में ए बार माइनस बी बार करता हूं, क्या होता है देखिए। पहले क्या करूंगा? इधर मैं ए बार प्लस बी बार करूंगा, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ करूंगा मैं, ए बार प्लस बी बार। ए बार प्लस बी बार करना है मतलब क्या करना है? पहले वेक्टर ए ड्रॉ करना है और उसके एंड पॉइंट से बी को ड्रॉ करना है, तो ए बार प्लस बी बार इस तरह से आ जाएगा। सो दिस इज योर वेक्टर a bar as it is, and from end point of vector a bar we are going to draw vector b bar। ठीक है, मैग्नीट्यूड उतना ही चाहिए, तो दिस विल बी देयर रिजल्टेंट, मतलब a बार प्लस b बार आ जाएगा, a बार प्लस b बार, ये a बार प्लस b बार आ गया। ठीक है, अभी a बार माइनस b बार निकालते हैं। नेक्स्ट a बार माइनस b बार निकालते हैं। अभी मैंने आपको बताया है वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब क्या करना है? एक्चुअली वेक्टर एडिशन ही करना है। ओनली थिंग इज दैट सेकंड वेक्टर का डायरेक्शन सिर्फ क्या करना है? हमें रिवर्स करना पड़ता है, ये मैंने आपको बताया। तो ए बार माइनस बी बार अगर करना है, ए बार माइनस बी बार मतलब एक्चुअली क्या रहता है? ए बार प्लस माइनस बी बार रहता है ना। हाँ,
तो देखिए ए बार पहले निकालूंगा, ए बार विल बी लाइक दिस, ओके, यहाँ पे जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड इधर ले लूंगा, ओके, दिस इज ए बार हो गया, एंड प्लस माइनस बी बार करना है। माइनस बी बार में मतलब क्या करना है मुझे बताइए, माइनस बी बार, ए बार में क्या ऐड करना है, माइनस बी बार ऐड करना है, उसी को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं हम। तो बी बार का जो डायरेक्शन रहेगा उसके अपोजिट एग्जैक्टली माइनस बी बार का डायरेक्शन रहेगा, मतलब इस तरह से बी बार का डायरेक्शन, ठीक है, उतना ही है कि देखना पड़ेगा हमें। ये क्या हो गया, माइनस बी बार हो गया, ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए बार माइनस बी बार आ जाएगा। अभी दोनों डायग्राम को ठीक से देखिए, इधर जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इधर भी आ जाएगा। लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, ए बार प्लस बी बार और ए बार माइनस बी बार दोनों का लेंथ उतना ही आता है। आपने ड्रॉ किया तो एग्जैक्टली ड्रॉ किया तो दोनों का लेंथ एग्जैक्टली उतना ही आता है, डिफरेंट नहीं आता। लेकिन यहाँ पे देखिए, मुझे एक चीज बताइए, ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार सेम है क्या? ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार है क्या? मुझे थोड़ा बताइए। ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार है क्या? नहीं है, नहीं है। ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार नहीं है, क्योंकि ए बार प्लस बी बार ये वेक्टर है ना, ये टुवर्ड्स राइट है, और ए बार माइनस बी बार वेक्टर क्या है, टुवर्ड्स ऐसा इंक्लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट है, ओके। तो दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेम क्या है, मैग्नीट्यूड ओनली सेम है, वही मैं बता रहा हूं। दोनों का क्या है, लेंथ ओनली सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स नहीं है वो, मतलब ए बार प्लस बी बार इज नॉट इक्वल टू, देखिए यहां पे लिखता हूं मैं, ए बार प्लस बी बार इज नॉट इक्वल टू ए बार माइनस बी बार, लेकिन ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड आता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या लेना है, लेंथ। देखिए इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों का सेम ही आएगा ना। डायग्राम में देखिए ये हाइपोटेन्यूस है, इसका लेंथ कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। इसका लेंथ कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ उतना ही एग्जैक्टली आता है। मतलब ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड है, ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब यहाँ पे ये दो जो लाइंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है उसको बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ये लाइंस यहाँ पे नहीं है तो इक्वल नहीं आता, इक्वल नहीं आएगा बार। क्यों नहीं आएगा इक्वल, व्हाट इज द रीजन बताइए। ए बार प्लस बी बार इज नॉट इक्वल टू ए बार माइनस बी बार, ऐसा क्यों आता है, इक्वल क्यों नहीं आता, थोड़ा बता सकते हैं मुझे? हाँ करेक्ट साक्षी, करेक्ट, बिकॉज डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन, दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होते हैं, हमने देखा है इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम आता है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं आता है, ठीक है। yes, that means magnitude is same but direction is different, okay, correct Vardhan, you are correct। so इस स्क्रीन को एक बार फिर से पढ़िए, कुछ डाउट है तो पूछिए यहाँ पे। तो ये जो फंडामेंटल है ना, ये आपको ठीक से पता होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं, इक्वल वेक्टर्स कब नहीं होते हैं, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं आ रहा है, ओके। मतलब ए बार प्लस बी बार इज नेवर इक्वल टू ए बार माइनस बी बार, कभी भी नहीं आता है। आता है कब आ सकता है, जब बी बार जीरो वेक्टर नल वेक्टर है तो ही आता है, ओके। मैंने क्या बताया, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार एक ही कंडीशन में आ सकता है, कब, अगर बी बार जीरो है तभी, मतलब वो नल वेक्टर है तभी आ सकता है, अदरवाइज कभी नहीं आता, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी बार आ सकता है। और वो कब आता है, मैग्नीट्यूड सेम कब आ सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जब उनमें एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का एंगल रहेगा, तब आ सकता है। ओके, इसका रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिल जाएगा, ठीक है, मतलब लेक्चर खत्म होने के आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आपके ग्रुप पर इसका लिंक मैं भेज दूंगा, या फिर मेरा जो चैनल है उस पर डायरेक्टली आपको अवेलेबल होता है। ओके, आपको चैनल का नेम पता है, डीएससी फिजिक्स, और उस पर डायरेक्टली भी आपको मिलता है। यहाँ पे ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार नेगेटिव वेक्टर आता है क्या, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर आता है क्या, ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार, ये दो वेक्टर से है ना, नेगेटिव वेक्टर आता है क्या, ठीक से देखिए और बोलिए, because some student have asked this question whether they are negative vectors or not। नेगेटिव वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन है क्या, देखिए थोड़ा सा, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, मतलब ये ऊपर है तो ये नीचे है क्या, नहीं है, नेगेटिव वेक्टर्स नहीं है, ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार नेगेटिव वेक्टर नहीं रहेंगे, मैग्नीट्यूड ओनली सेम आ जाएगा। सो कैन आई इरेज दिस नाउ, now let's study the components of vector। okay, components of vectors। ओके, ये पार्ट हम अभी स्टडी करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अभी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब क्या रहता है, देखिए, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर गोइंग टू फॉर्म अ सिंगल वेक्टर, देन दोस नंबर ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। ओके, मतलब इस तरह से देखिए, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स, if a number of vectors form a single vector, then these vectors are called as, then these vectors are called as components of that single vector। ठीक है, if a number of vectors form, sorry, okay, if a number of vectors form a single vector, then these vectors are called as components of that vector। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए, if r bar is equal to a bar plus b bar plus c bar plus d bar है सपोज, ओके, r bar एक वेक्टर है, वो कैसे मिलता है हमें, इन वेक्टर्स का एडिशन करके सपोज मिलता है, सपोज r bar is equal to a bar plus b bar plus c bar plus d bar है, तो इधर क्या होता है, देखिए, a bar b bar c bar एंड d bar ये क्या है, r bar के कंपोनेंट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। देन यहां पे लिखता हूं a bar b bar c bar and d bar are components, okay, components of r bar। ये कंपोनेंट का कंसेप्ट है, देखिए, मतलब अगर एक नंबर ऑफ वेक्टर्स अ सिंगल वेक्टर फॉर्म करते हैं तो क्या होता है, वो जो नंबर ऑफ वेक्टर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो सिंगल वेक्टर के कंपोनेंट्स रहेंगे। दैट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, ठीक है, मतलब इफ r बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार है, तो क्या बोलेंगे हम, a बार b बार c बार एंड d बार को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स बोलेंगे। किसका कंपोनेंट बोलेंगे, वेक्टर
आर बार का कंपोनेंट, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, कंपोनेंट का हमने अगर वेक्टर एडिशन किया तो क्या मिल जाएगा, वो वेक्टर मिल जाएगा। जो भी कंपोनेंट्स है उसका एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वो वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अभी कंपोनेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है रिलेटेड टू कंपोनेंट्स। ओके, देयर आर सम इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, देखिए, एक वेक्टर को मैक्सिमम कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंपोनेंट्स। ओके, हाउ मेनी कंपोनेंट्स अ वेक्टर कैन हैव, इसका आंसर देखिए, हाउ मेनी कंपोनेंट्स a vector can have, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आप बता सकते हैं, हाउ मेनी, एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, मतलब एक वेक्टर बनाने के लिए हम कितने वेक्टर ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, कितने, करेक्ट आंसर विल बी इनफाइनाइट। ओके, एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। एग्जांपल अगर मुझे बताना है तो एग्जांपल किस तरह से बता सकता हूं, सपोज 10 i cap इज अ वेक्टर है, 10 i cap एक वेक्टर है, ठीक है। 10 i cap मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड उसका 10 है एंड डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस है। ओके, तो 10 i cap अगर एक वेक्टर है तो इसके इस तरह से लिख सकता हूं मैं, 5 i cap plus 5 i cap लिख सकता हूं, मतलब क्या हो गया, 10 i cap का 5 i cap एंड 5 i cap क्या है, कंपोनेंट है, मतलब कितने कंपोनेंट आ गए, 2 आ गए। उसके बाद 10 i cap को इस तरह से भी मैं लिख सकता हूं, दैट इज 2i plus 3i plus 5i, इस तरह से भी लिख सकता हूं। कितने हो गए अभी 10 i cap के कंपोनेंट कितने हो गए, 3 कंपोनेंट हो गए। ओके, सो इन दिस वे 10 i cap can be written in infinite forms, so infinite कंपोनेंट हो सकते हैं। ये हो गया एनालिटिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से देखिए, ग्राफिकल मेथड से भी ये प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, r बार एक वेक्टर है, सपोज दिस इज वेक्टर r बार, ठीक है। अभी मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, इस तरह से, सपोज दिस इज r1 बार एंड दिस इज r2 बार है, तो यहाँ पे बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ बता सकते हैं रिजल्टेंट कौन है, बताइए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम रिजल्टेंट कौन है। ओके, जो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है वही रिजल्टेंट रहता है, r बार रिजल्टेंट रहेगा और किसका एडिशन रहेगा, r1 बार प्लस r2 बार रहेगा ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम क्या आता है, r बार इज इक्वल टू r1 बार प्लस r2 बार आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, r बार के r1 एंड r2 दो कंपोनेंट्स हो गए। इस डायग्राम को ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं मैं, ऐसा करके बाद में ऐसा कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी r1 बार, r2 बार, r3 बार। ओके, सो r1 बार प्लस r2 बार प्लस r3 बार इज इक्वल टू r बार आ जाएगा, मतलब अभी r बार के कितने कंपोनेंट हो गए, 3 कंपोनेंट हो गए। ओके, नेक्स्ट सपोज मैंने ऐसा ड्रॉ किया, अभी देखिए दिस इज r1 बार के एंड पॉइंट से मैंने r2 बार ड्रॉ किया है, r2 बार के एंड पॉइंट से सपोज मैंने r3 बार ड्रॉ किया है, r3 बार के एंड पॉइंट से मैंने r4 बार ड्रॉ किया है एंड r4 बार के एंड पॉइंट से मैंने r5 बार ड्रॉ किया है। तो क्या हो जाएगा, r1 बार प्लस r2 बार प्लस r3 बार प्लस r4 बार प्लस r5 बार इज इक्वल टू r बार आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखिए r बार के कितने कंपोनेंट हो गए, 5 कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह से r बार के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, इस तरह से मैं इनफाइनाइट कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, क्वेश्चन इज दैट सर इन सब की एडिशन r बार ही कैसे आ सकता, r बार ये पॉलीगॉन लॉ देखिए ना, पॉलीगॉन लॉ यूज करके देखिए, r1 बार, r2 बार, r3 बार, r4 बार, r5 बार ड्रॉ किया तो r बार आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता, r बार ही आएगा। According to polygon law, if a number of vectors drawn one after another, ठीक है, then remaining side of that polygon is always addition of those vectors ना,
पॉलीगॉन लाइक क्या बोलता है हमें, अगर एक के बाद एक हमने सभी वेक्टर ड्रॉ किए एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, ठीक है, तो इनकम्प्लीट पॉलीगॉन अगर हमें मिल जाता है तो इनकम्प्लीट पॉलीगॉन का जो रिमेनिंग साइड रहता है वो क्या रहता है, उन सबका एडिशन ही रहता है ना, रिजल्टेंट रहता है। ओके, तो इस तरह से, और न्यूमेरिकली इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं ना, 10i कैप का एडिशन 5i प्लस 5i आ सकता है। ओके, या फिर न्यूमेरिकली और एक एग्जांपल दे सकता हूं, सपोज यहाँ पे 10i प्लस 2j, इस तरह से सपोज एक वेक्टर है, ठीक है, तो इस तरह से दिस वेक्टर कैन बी एडिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स, मतलब 5i प्लस 1j लिख सकता हूं, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, ये वेक्टर है ना, ठीक है, तो इसमें मैंने सपोज 3i प्लस 5j ऐड किया और उसमें बाद में और कितना 2i, ओके, माइनस 4j ऐड किया, तो सभी का एडिशन करके देखिए कितना, इतना ही आएगा ना, मतलब this is a one vector, this is another vector, okay, 2i minus 4j, this one is another vector। अभी देखिए 5 plus 3 8, 8 plus 2 10, 10 आ गया, 10 आ गया, उसके बाद 1 plus 5 6, 6 minus 4 2, 6 minus 4 मतलब 2 आता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप डाल के नंबर ऑफ वेक्टर्स बना सकते हैं, कितने वेक्टर बना सकते हैं, इनफाइनाइट वेक्टर बना सकते हैं। ओके, सो a vector can have infinite components। components मतलब क्या है, एक्चुअली components मतलब उनका, components मतलब एक्चुअली वेक्टर ही रहते हैं, ठीक है, और उस सभी वेक्टर का मतलब कंपोनेंट वेक्टर का एडिशन करने के बाद हमें वही वेक्टर मिलता है, ठीक है। सो हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट, ठीक है। अभी वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। अभी कंपोनेंट इनफाइनाइट होते हैं लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिमिटेड होते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे, देखिए, ठीक है। If components are perpendicular to each other, so this is a very important sentence. If components are perpendicular to each other, perpendicular to each other, एक वेक्टर के मैंने कंपोनेंट सपोज ड्रॉ किए हैं एंड अगर वो कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ओके, then they are called as, then they are called as rectangular component बोलते हैं। Then they are called as rectangular components। अगर कंपोनेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, उस वेक्टर को नहीं, एक दूसरे को अगर परपेंडिकुलर है, ओके, तो उन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। If components are perpendicular to each other, then they are called as rectangular components। ओके, हाँ, अभी यहाँ पे देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए, एक वेक्टर, अगर एक वेक्टर इज इन प्लेन, वेक्टर एक प्लेन में है, ठीक है, 2 डायमेंशन में एक वेक्टर है, तो उसके ज्यादा से ज्यादा कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ अ वेक्टर इज इन प्लेन then maximum number of rectangular components it can have, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, only 2, करेक्ट, 2 आ जाएगा। ओके, if a vector is in plane, is in a plane, अगर वेक्टर क्या है, एक प्लेन में है, तो क्या होता है, then it can have maximum 2 components, 2 से ज्यादा कंपोनेंट कभी नहीं हो सकते, ठीक है। कैसे देखिए, सपोज दिस इज वेक्टर है,
वेक्टर सपोज आर बार है, तो एक वेक्टर मैंने किसी भी डायरेक्शन में सपोज इस तरह से ड्रॉ किया, एक वेक्टर एक कंपोनेंट ड्रॉ किया, तो इसको परपेंडिकुलर चाहिए एंड इस एंड पॉइंट से चाहिए, तो एक इस तरह से आ सकता है। So this is suppose R1 bar and this is R2 bar, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, R1 बार एंड R2 बार परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो मैक्सिमम दो ही हो सकते हैं। तीन वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है और वो मतलब तीनों का रिजल्टेंट R बार आता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप वैसा डायग्राम ही नहीं ड्रॉ कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, देखिए मतलब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होने चाहिए तो दो ही कंपोनेंट हम इधर बना सकते हैं, नॉट मोर देन टू कंपोनेंट्स। ओके, सो दैट इज द थिंग। इफ वेक्टर इज इन अ प्लेन, अगर वेक्टर प्लेन में है मतलब टू डायमेंशन में है, प्लेन मतलब क्या रहता है, टू डायमेंशन। प्लेन मतलब ये ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, तो ये ब्लैक बोर्ड में कोई भी वेक्टर हो तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम दो ही वेक्टर बना सकते हैं, दो से ज्यादा वेक्टर नहीं बना सकते, rectangular vectors. Okay, if a vector is in plane then it can have maximum two components नहीं, rectangular इधर word डालना पड़ेगा, नहीं तो sentence wrong हो जाएगा। It can have maximum two rectangular, this word is important। Okay, this word is very important, maximum two rectangular components। Okay, समझ में आया? Any doubt? If a vector is in a plane, then it can have maximum two rectangular components। Okay, तो दो से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि एक वेक्टर है सपोज, फर्स्ट वेक्टर मैंने फर्स्ट कंपोनेंट सपोज किसी भी डायरेक्शन में, मतलब फर्स्ट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ किया, तो उसको परपेंडिकुलर, देखिए वंस अगेन इधर बता देता हूं। So can I erase this left part? I can erase this ना? सपोज वंस अगेन देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एक बार बता देता हूं। सपोज ये आर बार है, ठीक है, मैंने किसी भी डायरेक्शन में पहला वेक्टर सपोज ड्रॉ किया, किसी भी डायरेक्शन में सपोज ऐसा वेक्टर ड्रॉ किया, फर्स्ट वेक्टर। ओके, ये वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है। अभी इसको परपेंडिकुलर, आपके पास वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगल होता है, कंपास में ट्रायंगल होता है, पता है ना आपको, कंपास, आपके कंपास में एक ट्रायंगल रहता है 30 60 90 या फिर 45 45 90। तो उस ट्रायंगल को लीजिए और इसको परपेंडिकुलर मैंने ऐसा नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किया। सो ओके, मतलब फर्स्ट वेक्टर को परपेंडिकुलर नंबर ऑफ वेक्टर्स ड्रॉ किए, तो मुझे बताइए इस वेक्टर को परपेंडिकुलर और इस वेक्टर को एंड पॉइंट के लिए मैच होने वाला एक ही लाइन आ सकता है, दूसरा लाइन आ सकता है क्या, या फिर दो से मतलब एक से ज्यादा लाइन आ सकता है क्या? नहीं, एक ही पॉसिबल है। दो पॉसिबल है क्या? नहीं, इम्पॉसिबल है। मतलब इधर कोई किसी भी डायरेक्शन में पहला वेक्टर ड्रॉ करो, पहला कंपोनेंट ड्रॉ करो किसी भी डायरेक्शन में, सपोज मैंने ऐसा ड्रॉ किया। अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब इसको दूसरा कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब यहां से ड्रॉ कर सकता हूं, यहां से ड्रॉ कर सकता हूं, यहां से ड्रॉ कर सकता हूं, यहां से ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर वेक्टर्स है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। तो यहाँ पे आर बार निकालने के लिए ये लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा, इनके अलावा कोई आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है। ओके, सो इस तरह से आ जाएगा। आ गया समझ में? So in this way a vector in a plane can have maximum two rectangular components। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, अगर रेक्टेंगुलर वर्ड नहीं है, रेक्टेंगुलर वर्ड नहीं है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, और रेक्टेंगुलर वर्ड नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बताइए? रेक्टेंगुलर वर्ड नहीं, ओनली कंपोनेंट्स वर्ड है। टू, तो ये टू रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इनफाइनाइट लिखना पड़ेगा। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके,
मतलब रेक्टेंगुलर है तो ही 2, अदरवाइज इनफाइनाइट। उसके बाद इफ अ वेक्टर इज इन स्पेस, देखिए यहाँ पे इफ अ वेक्टर इज इन स्पेस, स्पेस मतलब 3 डायमेंशन में एक वेक्टर है, प्लेन में नहीं है, मतलब एक्स वाई प्लेन में नहीं है, या फिर एग्जैक्टली वाई जेड प्लेन में नहीं है, या फिर एक्स जेड प्लेन में एग्जैक्टली नहीं है, वो स्पेस में है, किसी एक प्लेन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसके मैक्सिमम कितने रेक्टेंगुलर वेक्टर्स आ सकते हैं? इफ अ वेक्टर इज इन स्पेस देन it has 3, okay, it has 3 rectangular components। उसका डायग्राम इधर अभी ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3D का डायग्राम इधर हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ये प्लेन है ना, प्लेन पर 2D का डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो इफ अ वेक्टर इज इन स्पेस इट कैन हैव 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, उसको परपेंडिकुलर सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया, और उसको भी परपेंडिकुलर थर्ड वेक्टर ड्रॉ किया, तो क्या हो जाएगा, वो थर्ड वेक्टर मतलब वो मेन वेक्टर जो है वो हमें मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है? एनी डाउट इन दिस केस? ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू कंपोनेंट्स क्या बताया? A vector can have infinite number of components. This is the first sentence. A vector can have infinite number of components. So remember these three things, that a vector can have infinite number of components. This is the first thing. ठीक है? And जब component perpendicular to each other होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? Rectangular component बोलते हैं। And third important thing is that if a vector is in plane, अगर कोई वेक्टर प्लेन में है तो उसके मैक्सिमम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही हो सकते हैं। एंड एक वेक्टर अगर स्पेस में है, 3 डायमेंशन में एक वेक्टर है, तो क्या हो सकता है, उसके मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर अ वेक्टर इन प्लेन एंड मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर अ वेक्टर इन 3D 3 डायमेंशन स्पेस। ओके, ये ध्यान में रखना है। वन मोर थिंग, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर कितने आ सकते हैं? इसका आंसर आ जाएगा 0। ओके, मतलब किसी भी वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होता है। ओके, किसी भी वेक्टर को उस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर नहीं होता है। ये भी चीज ध्यान में रखिए। क्या बताया मैंने? any vector don't have component perpendicular to it, okay। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर component of vector along its perpendicular direction is always 0। okay, component of a vector perpendicular to it is always 0। मतलब किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होता है। इसका डायग्राम कैसे निकाल सकते हैं? अब ये सपोज ये वेक्टर है, सपोज r बार इज अ वेक्टर, तो इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सपोज एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ किया मैंने, तो यहाँ पे
उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर्स मतलब रेक्टेंगुलर वेक्टर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इसको फिर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा, तो ये इसको मैच नहीं कर पाएगा, मैच नहीं कर पाएगा कंप्लीटली। ओके, इसका मीनिंग आपको बाद में भी ठीक से आ सकता है, जब कंपोनेंट का हम फॉर्मूला देखेंगे तब आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ओके, जब आप कंपोनेंट्स का, क्योंकि अभी इसके बाद हम कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करना है इसका स्टडी करने वाले हैं, तो कंपोनेंट का जब फॉर्मूला मिलेगा तो फ्रॉम दैट फॉर्मूला आल्सो बाद में उस टाइम मुझे रिमाइंड कीजिए, मैं आपको वहां पे प्रूव करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकली दैट अ वेक्टर कैन नॉट हैव कंपोनेंट इन इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं हो सकते। ओके, सो कैन आई erase दिस नाउ? अभी देखिए नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हम कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी हमने जस्ट कंपोनेंट क्या होता है ये देखा है, लेकिन कंपोनेंट का फार्मूला क्या है, कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करना है ये हमें अभी देखना है, एंड उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन इस तरह से आ जाएगा। डेफिनेशन कैसा है देखिए, द प्रोसेस ऑफ splitting, the process of splitting up of a vector, process of splitting up of a vector into its components. Okay, the process of splitting up of a vector into its components is called as resolution. Okay, is called as resolution of वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालने का जो प्रोसेस है, कंपोनेंट फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है, उसी को क्या बोलेंगे हम, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलेंगे। सो रिजोल्यूशन क्या होता है एक्चुअली, अपोजिट टू द एडिशन। एडिशन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेक्टर का एक वेक्टर निकालते हैं, करेक्ट है ना, एंड रिजोल्यूशन में क्या करते हैं, एक वेक्टर का नंबर ऑफ वेक्टर्स निकालते हैं, करेक्ट है ना। तो एडिशन का अपोजिट मतलब रिजोल्यूशन। मतलब सपोज 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर का एक वेक्टर निकाला तो उसको हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं, या फिर उसी को दूसरा वर्ड है आपको पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे दो प्रोसेस है, आपको वो पता होना चाहिए। फर्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ वेक्टर एंड सेकंड इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एंड रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, फाइंडिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, so in this way there is a part of resolution of vector। तो इसके बारे में resolution of vector कैसे करना है, उसका फार्मूला क्या आता है, ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है।